डर्मेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम स्किन और स्किन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं इनकी स्टडी करते हैं। वैसे तो स्किन डिजीज काफी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें तीन मेन स्किन डिजीज के बारे में समझना है। पहला है सोरियासिस, दूसरा है स्कैबिस और तीसरा है एक्जिमा। इस चैप्टर के अंदर हमें इन तीनों डिजीज के डेफिनेशंस, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में समझना है। इस वीडियो के अंदर हम सोरियासिस के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज होता है जिस दौरान हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन सेल्स होते हैं, ये स्किन सेल्स काफ़ी फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ठीक हो जाता है। स्किन के ऊपर रेड पैचेस बन जाते हैं और स्किन के ऊपर सिल्वरी स्केल्स का फॉर्मेशन होना भी चालू हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हैं, ये इमेज एक ऐसे पेशेंट का है जिसको सोरियासिस डिजीज हो चुका है। अगर आप इस पेशेंट के स्किन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्किन पर रेड पैचेस दिखेंगे और पेशेंट का जो स्किन है वो भी थोड़ा सा थिक हो चुका है। साथ ही साथ स्किन के ऊपर वाइट कलर के धब्बे भी हो चुके हैं जिनको हम सिल्वरी स्केल्स बोलते हैं, और ये सिल्वरी स्केल्स सोरियासिस पेशेंट के अंदर काफ़ी कॉमन होते हैं। इस डिजीज का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। सोरियासिस इज एन ऑटो इम्यून एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज in which skin cells multiply faster than normal, resulting in thick skin, red patches with silvery scales on different parts of the body। जैसा कि अभी हमने समझा था कि सोरियासिस एक टाइप का ऑटो इम्यून एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज होता है जिस दौरान हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन सेल्स हैं, ये स्किन सेल्स काफ़ी फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे स्किन काफ़ी ठीक हो जाता है। स्किन के ऊपर रेड पैचेस आ जाते हैं और साथ ही साथ सिल्वरी स्केल्स का फॉर्मेशन होना भी चालू हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायग्राम है नॉर्मल स्किन का। जब पेशेंट को सोरियासिस डिजीज हो जाता है तो सोरियासिस डिजीज के दौरान एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो स्किन सेल्स होते हैं, ये स्किन सेल्स काफ़ी फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, जिस वजह से पेशेंट का जो स्किन है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, जहाँ पर रेडनेस हो जाता है, सिल्वरी स्केल्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है और स्किन थोड़ा सा थिक होना भी चालू हो जाता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट सोरियासिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सोरियासिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सोरियासिस के कॉजेस क्या क्या होते हैं, किन वजह से पेशेंट को सोरियासिस डिजीज हो जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Psoriasis occurs due to genetic factors and immune system dysfunction. In this condition, the immune system becomes overactive and abnormally stimulates T lymphocytes. This activated T lymphocytes release inflammatory cytokines such as TNF alpha, IL-17, and IL-23, which stimulate excessive multiplication of skin cells. Because of this rapid process, skin cells accumulate on the outer skin surface, leading to redness, inflammation, and formation of thick silvery white scales। सोरियासिस दो मेन वजह से होता है। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है सोरियासिस की, यानी कि अगर पेशेंट के मम्मी पापा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को सोरियासिस डिजीज हो चुका है, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि इस पेशेंट को भी सोरियासिस डिजीज हो जाए। दूसरा मेन कॉज होता है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो चुका है या फिर इम्यून सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है, तो इस वजह से भी पेशेंट को सोरियासिस डिजीज हो जाते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से टी लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल तरीके से स्टिमुलेट हो जाते हैं और इसी रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी का जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होता है, जैसे कि TNF अल्फा, IL-17 एंड IL-23, ये रिलीज होना चालू हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर स्किन सेल्स काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं और इन्हीं सब वजह से हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। जो स्किन सेल्स हैं वो आउटर स्किन सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्किन रेड होना चालू हो जाता है और स्किन के ऊपर
सिल्वरी वाइट स्केल्स का फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सोरियासिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरियासिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सोरियासिस डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पेशेंट्स विद सोरियासिस कॉमनली प्रेजेंट विद रेड पैचेस ऑफ स्किन covered with silvery white scales, itching, dryness, and cracking of skin which may bleed. Commonly affected areas include the scalp, elbows, knees, and lower back. Nails may show discoloration and thickening. In some patients, joint pain and stiffness may also present. जिन पेशेंट को सोरियासिस हो जाता है, ऐसे पेशेंट के स्किन के ऊपर रेड पैचेस बनना चालू हो जाते हैं। रेड पैचेस के साथ साथ सिल्वरी वाइट स्केल्स का फॉर्मेशन होना भी चालू हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लगता है और पेशेंट का जो स्किन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका स्किन क्रैक होना चालू हो जाता है और क्रैक होने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। सोरियासिस की वजह से पेशेंट के स्काल्प के अंदर, एल्बोस के अंदर, नीज के अंदर और लोअर बैक के जो स्किन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो नेल होता है, यानी कि नाखून, काफ़ी डिसकलर हो जाते हैं और काफ़ी थिक होना भी चालू हो जाते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको जॉइंट के अंदर पेन होने लगता है और स्टीफनेस कंडीशन भी प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरियासिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सोरियासिस डिजीज को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। रेगुलर यूज ऑफ मॉइस्चराइजर्स टू प्रिवेंट स्किन ड्राइनेस। जिन पेशेंट को सोरियासिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट को मॉइस्चराइजर्स का यूज रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, जिससे पेशेंट का स्किन ड्राई होने से प्रिवेंट हो जाता है। अवॉइडिंग स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जिन पेशेंट को सोरियासिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को भी पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर स्किन केयर। जिन पेशेंट को सोरियासिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट को स्किन केयर काफ़ी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना चाहिए। एडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट एज एडवाइज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जिन पेशेंट को सोरियासिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में सनलाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए और वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के एडवाइस के बाद। मेंटेन अ बैलेंस डाइट। जिन पेशेंट को सोरियासिस है, ऐसे पेशेंट को अपना जो डाइट है वो अच्छे तरीके से बैलेंस रखना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट कंप्लायंस। जिन पेशेंट को सोरियासिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट को काउंसलिंग भी लेना चाहिए। काउंसलिंग लेने से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट कंप्लायंस है वो इम्प्रूव होता है, जिससे पेशेंट अपने मेडिसिन को अच्छे तरीके से टाइम पर लेते रहते हैं। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। जिन पेशेंट को सोरियासिस डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपना जो बॉडी वेट है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रखना चाहिए। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेडिसिन का यूज करके सोरियासिस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है टॉपिकल एजेंट्स। इसके एग्जाम्पल है कोल्टार, सैलिसिलिक एसिड एंड कैल्सीपोट्रियोल। ये मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट के स्किन के ऊपर जो इन्फ्लामेशन हो चुका है या फिर जो पेशेंट का स्किन ठीक हो जाता है, इनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके एग्जांपल है बेटामिथासोन एंड क्लोबिटासोल। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन पेशेंट के स्किन के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो चुका है या फिर पेशेंट को जो ईचिंग होते रहता है, इनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद है सिस्टेमिक ड्रग्स। इसके एग्जांपल्स है मिथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोस्पोरिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका इस्तेमाल फिजिशियंस तब करते हैं जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर सोरियासिस डिजीज हो जाता है। लास्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसके एग्जांपल है इटर्नरसेप्ट एंड एडिलीम्यूमैब। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका इस्तेमाल फिजिशियंस तब करते हैं जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर सोरियासिस हो चुका है या फिर दूसरे ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर सोरियासिस चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है।
अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।